हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब शफीक भाई। जी सर। आवाज़ ठीक आ रही? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने ये सेक्शन 3 से शुरू करना था, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इफ़ द जॉब सीकर्स डू नॉट गेट द जॉब, जॉब सीकर्स को जॉब ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक मैंने आपको बताया था कि लेबर फोर्स से होता है, और लेबर फोर्स को वर्क फोर्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और मैंने कल आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकाल के दिखाया था और एम्प्लॉयमेंट रेट भी निकाल के दिखाया था। तो ये वही है, वर्क फोर्स या लेबर फोर्स एक ही बात है। यहाँ पर वर्क फोर्स लिखा हुआ है, मैंने कल लेबर फोर्स कहा था, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये कल मैंने करा दिया था आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, लोग जॉब की तलाश में हो और उन्हें जॉब ना मिल रही हो, तो फिर क्या होगा मुल्क के अंदर उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे उसके। तो उसमें पहली चीज़ ये होगी कि आउटपुट में क्या आ जाएगी कमी, क्योंकि अगर लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड होगी तो जाहिर सी बात है कि लेबर से ही आउटपुट प्रोड्यूस होनी है ना। तो आउटपुट उतनी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी जितनी आप चाह रहे होंगे, और जब आउटपुट उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपकी मुल्क की जो नेशनल इनकम है वो उतनी नहीं बढ़ सकेगी जितनी आप चाह रहे होंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो मौजूद हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो इसका पहला जो इम्पैक्ट होगा वो लॉस ऑफ आउटपुट होगा। और ये नेगेटिव इफेक्ट है, जाहिर सी बात है, अच्छी बात नहीं है कि आउटपुट कम हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि लॉस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी लोगों को। स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेंड और हेल्दी पीपल ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसके नतीजे में अगर वो लोग जो कि जॉब की तलाश में हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं और स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्किल जो है उसको लूज़ कर देंगे, क्योंकि जब तक आपको काम नहीं मिलता आप आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल आपका लूज़ होना शुरू हो जाएगा, उसका लॉस होगा आपको बेरोज़गारी की वजह से।
उसके बाद बेरोजगारी की एक और नुकसान ये होगा कि मुल्क के अंदर इनइक्वालिटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मींस के जो अमीरों और गरीबों की आमदनियों में फ़र्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी या इनकम बिल्कुल नहीं होगी। तो दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो कि जिनके पास जॉब है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी इनकम और होगी। तो इस तरह एक गैप ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा बेरोज़गारी की वजह से इनकम के अंदर लोगों की, क्योंकि गरीब गरीब तर होते चले जाएंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो कॉन्सिक्वेंस होगा या नतीजा ये निकलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वो फिर स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं, वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं, या वो अगर वो उनको जॉब ना मिल रही हो तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, पर्सनल सफरिंग भी हो सकती है, डिस्ट्रेस में जा सकते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आपकी किसी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, जिसको हम वेंडलिज्म कहते हैं। तो वेंडलिज्म का मतलब है डैमेज ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, क्राइम, इस तरह के क्राइम में इजाफा हो जाएगा। बेरोजगारी जिस मुल्क में ज़्यादा होती है उस मुल्क के अंदर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है कि बेरोजगारी का एक और नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट्स को अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है उसको ज़रा देखना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र पेमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, लोगों को सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोगों के पास जॉब भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को उनसे टैक्स भी कम लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो फुली डिस्टर्ब हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को वेलफेयर पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। हमारे मुल्क में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो उनका जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा रजिस्टर्ड हो जाए वहाँ पे आके कि जी हमारे पास जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट पाबंद है उनको बेरोज़गारी अलाउंस देने के ऊपर, उनको वो हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के बजट के ऊपर असरात होते हैं, और उनको वेलफेयर पेमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। ये मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज बता दिए अनएम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट होने के क्या नुकसान नताइज होंगे, तो ये मैंने नताइज बताए। टाइप्स मैंने आपको जो है टाइप्स और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने कल आपको दो तीन डिस्कस भी की थी। एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी। सीजनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो सीजन की वजह से होती है, जैसे सर्दियों में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सर्दियों में चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ गर्मियों में चलती हैं, तो उसमें काम करने वाले लोग फिर उसके मुताबिक बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे आप देखें बिल्डिंग है, टूरिज्म है, फार्मिंग है, इस तरह बर्फ के कारखाने हैं, तो ये बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू द सीजन काम करते हैं, सारा साल नहीं होते, और उसमें जो लेबर काम कर रही होती है फिर उनकी डिमांड उसी तरीके से फ्लक्चुएट करती है और उनकी जॉब उसी तरीके से होती है। कुछ महीने वो जॉब करते हैं, कुछ महीने वो बेरोजगार हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मैं कल बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी का हिस्सा है। और उसके बाद साइक्लिकल या डिमांड एफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बता चुका हूँ, और जिसको केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और उसके बाद रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि जब लेबर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है डिमांड फॉर लेबर से, तो जारी सी बात है उसके नतीजे में क्या होता है, सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो रियल वेज डू नॉट फॉल, रियल वेज नहीं कम होती, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड उतनी नहीं है, इस किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट को हम रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्चुअली होती ही नहीं है, ये नहीं करनी है आपने, ठीक है ना जी। उसके बाद है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट अगर बेरोजगारी को डील करती है या बेरोजगारी को कम करना चाहती है तो व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, तो उसके हवाले से आप डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें इन्होंने एक पहली बात ये की है कि जॉब क्रिएशन, एक पॉइंट है जॉब क्रिएशन और दूसरी तरफ है रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली इन दोनों को एक ही चीज समझा जाता है, ये बताया जा रहा है आपको कि जॉब को क्रिएट करना, असल में जब जॉब ज़्यादा क्रिएट करेगी गवर्नमेंट
तो उसके नतीजे में बेरोजगारी कम हो जाएगी। ये एक जनरल सी बात है कि जितनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन होनी शुरू हो जाएगी उतनी लोगों को रोज़गार मिलेगा और उसके नतीजे में बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये नज़र आता है, बाज़ औक़ात, हर वक्त नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये नज़र आता है कि जॉब क्रिएट होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही होती। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो उसकी वजूहात दो यहाँ पे लिखी हुई है। पहली वजह ये लिखी हुई है कि जो लोग जॉब मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और देन देयर आर न्यू जॉब, जितनी न्यू जॉब्स हैं उनके मुकाबले, जितनी आपने नई जॉब्स क्रिएट की हैं उसके मुकाबले में लोगों की तादाद ज़्यादा है। जैसे आप ये एग्जांपल में समझ लीजिए कि 5 लाख आपने नई जॉब क्रिएट की, जॉब क्रिएशन कितनी हुई, 5 लाख जॉब्स आपने क्रिएट की, लेकिन जो जॉब लेबर मार्केट में लोग दाखिल हुए वो 7,50,000 लोग दाखिल हो गए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है और अब वो जॉब की तलाश में है। तो इसका मतलब 2.5 लाख लोग अभी भी बेरोजगार होंगे। तो असल में गवर्नमेंट ने तो जॉब 5 लाख क्रिएट कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी जो है वो 2.5 लाख की मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जितनी जॉब क्रिएट की गई हैं उसके मुकाबले में जो जॉब मार्केट में लोग एंटर हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं। यही बात यहाँ पे की गई। इस वजह से बाज़ औक़ात जॉब क्रिएशन के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही होती, क्योंकि नंबर ऑफ द पीपल जो कि जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं उन वो ज़्यादा होते हैं और जो जॉब क्रिएशन होती है वो कम हुई होती है। दूसरी चीज़ ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जो भी लोग बेरोज़गार होते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को कि वी आर अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, और फिर गवर्नमेंट जो है उनको हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है और अच्छा खासी अमाउंट होती है जो उनको मिलती है, और उनके गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड में वो आ जाते हैं कि ये लोग बेरोज़गार हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो है उनको कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नई जॉब भी ना क्रिएट करें और ऑफिशियल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो है वो कम हो जाएं, तो उसका तरीका ये है कि क्या किया जाए, गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को क्या करे, अपने रजिस्टर से जो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर्ड है उसमें से उनका नाम ख़त्म कर दे, खारिज कर दे। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के जो फिगर होंगे वो पहले से कम आ जाएंगे। लेकिन ये हेरा फेरी है, हेरा फेरी करके अनएम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में ही शो ना करें और उन्हें बता दें कि जी ये तो लोग जॉब पे हैं। अच्छा, अब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं जिसके नतीजे में वो जॉब भी क्रिएट कर सकती है और बेरोजगारी को भी कम कर सकती है। तो उसके लिए ये तरीके हैं जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो बेरोजगारी को कम कर सकती है या नई जॉब क्रिएट कर सकती है। पहला ये कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली लोगों को जॉब दे, यानी उसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को के लिए सरकारी मुलाजमत के लिए उनको हायर किया जाए, यानी हायरिंग मोर सिविल सर्वेंट्स। तो जाहिर सी बात है उसके लिए गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे ज़्यादा उनकी जॉब के ऊपर। अगर उनकी गवर्नमेंट कर सकती है तो ये कर ले। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा फ्लरिश हो। तो इसके नतीजे में ये होगा कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसके नतीजे में आपके मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में इजाफा होगा, जिसका इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी ग्रो करेगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्म्स होंगी वो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, जिसके लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड में इजाफा करेंगी, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर लेबर भी है, जाहिर सी बात है, जिसके नतीजे में लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा हायर किया जाएगा और लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगी बल्कि एम्प्लॉयड हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग ऑन जॉब हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि और जो नहीं है उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, दोनों किस्म के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं बाज़ औक़ात लोग, जो फर्म्स होती हैं वो लोगों को इसलिए भी नहीं ले रही होती कि वो ये समझती हैं कि इनके पास स्किल नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, एक प्रॉपर जो है वो एक डिपार्टमेंट बना के उनको
उनको उनकी ट्रेनिंग कराए, उनको स्किल्ड करे, ताकि वो लोग जॉब मार्केट में इजीली प्लेस हो सके और उनकी डिमांड में इजाफा होता रहे और वो लोग बेरोजगार ना रहें। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक पूल ऑफ वर्कर बनाए जिसमें से फर्म्स जो है वो उनको चुन ले, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ट्रेन किया हुआ है अपने खर्चे के ऊपर। और इसका फर्क, इसका फायदा ये होगा कि आपके मुल्क के लोग जो है वो जो कि लेबर फोर्स में हैं और वो जॉब करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर्ड होंगे, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देगी, उनको स्किल देगी। स्किल लेने के बाद जाहिर सी बात है कि मार्केट में उनकी डिमांड होगी और वो जॉब जॉब पर आ सकते हैं, उनको बेरोजगार नहीं रहेंगे वो। फिर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जो की रीजनल एरियाज हैं वहां पर जो एम्प्लॉयर है जो कि लोगों को जॉब दे सकते हैं, फर्म्स हैं, उनको कुछ पैसा शैसा दे, उनको कोई ग्रांट दे, उनको कोई टैक्स में सहूलत दे, ताकि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब दे सके। फिर अगली बात यह है कि लोगों को इस चीज के ऊपर माइल किया जाए कि आप अपना शहर छोड़िए और ऐसे इलाकों की तरफ मूव कीजिए जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लेकिन लोग लोग जो होते हैं वो सोशली बाज़ात रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव नहीं करते हैं और वो बेरोजगार ही रहते हैं। बाज़ात तो ये कहा जाता है कि घर की आधी रोटी जो है बाहर की पूरी रोटी से बेहतर है। तो जरूरी नहीं है हम काम करें बाहर जाके। तो इस चीज के लिए लोगों के अंदर ये चीज मोटिवेशन देनी पड़ेगी और उनको ये जो दूसरी जगहों पर जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उनको कहा जाएगा कि यू मस्ट गो देयर एंड गेट द जॉब फ्रॉम देयर। तो ये सारी चीजें जो है वो की जा सकती हैं जिससे बेरोजगारी में कमी आ सकती है। इसके अलावा ये है कि जो दूसरी पॉलिसीज ये है कि रियल वेजेस को जाहिर सी बात है कम किया जाए, ताकि जो है जॉब मार्केट के अंदर लोगों को जॉब मिल सके। क्योंकि बाज़ औक़ात वेजेस इतनी हाई रख होती हैं जिसकी वजह से जो फर्म्स होती हैं वो उनको नहीं रखती वहाँ पे। वो कहते हैं वेजेस अगर आप कम ले लें तो फिर हम आपको जॉब दे देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। वो कैसे कर सकती है वो मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद ये कि अबॉलिशिंग क्लोज शॉप एग्रीमेंट्स। क्लोज शॉप एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? क्लोज शॉप एग्रीमेंट्स ये होते हैं कि जनाब एक तरफ होती है लेबर यूनियन और दूसरी तरफ होती हैं एम्प्लॉयर, जिन्होंने लोगों को जॉब देनी होती है। तो उनका आपस में एक एग्रीमेंट हो जाता है लेबर यूनियन का और फर्म्स का कि आपने जितने भी लेबरर्स रखने हैं वो लेबर यूनियन के ही मेंबर्स में से रखने हैं और किसी को नहीं रखना। यानी इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई मजदूर नहीं रखेंगे आप। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बाकी जो उस लेबर यूनियन के लोग होते हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, लेकिन जो उससे बाहर लोग होते हैं बेरोजगार ही रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को अबॉलिश करना पड़ेगा किसको? क्लोज शॉप एग्रीमेंट्स को, उनको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि सब लोगों को जॉब के यकसा मौके मिल सकें। और अगली बात ये जो मैं भी आपसे कर रहा था कि मिनिमम वेज लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि इससे कम वेज नहीं होगी, उस पे भी गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा और मिनिमम वेज को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, ताकि जो फर्म्स हैं वो उनको जॉब दे सकें। अदरवाइज वो उनको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि मिनिमम वेज लॉ की रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो मजबूर हैं कि वो उस गवर्नमेंट के उस वेज पर जो है कम से कम उतनी वेज तो दें। लेकिन वो अगर उतनी वेज नहीं दे सकते तो वो लोगों को जॉब भी नहीं देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को अपने मिनिमम वेज को थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, उसको कम कम करना पड़ेगा, ताकि जो है वो फर्म्स के लिए आसानी रहे, एम्प्लॉयर के लिए आसानी रहे कि उनको उनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग्स ना हो और वो लोगों को कम वेजिस पर भी जॉब दे सके, और अगर लोग लेते हैं वहां पे तो। बहरहाल ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं अब आपको ये समझा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा भी आपको लिख के समझा देता हूँ। जस्ट मिनट जी। जी, तो टॉपिक है हमारे पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये है जी कि परसिस्टेंट
persistent or continuous rise in the general or average price level is called inflation। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, वो ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि इन्फ्लेशन का मतलब है जर्नल परसिस्टेंटली और कॉन्टीन्यूसली अगर कीमतों का मेयार जनरली प्राइस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, राइज करे, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना जी। यानी कीमतें परसिस्टेंटली और कॉन्टीन्यूसली अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पहली बात ये है कि जो वन टाइम वन टाइम वन टाइम जंप वन टाइम जंप in the general or average price level is not inflation। अगर एक दफ़ा जंप आए एवरेज प्राइस लेवल में या जनरल प्राइस लेवल में तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। ठीक है। दूसरी चीज़ के इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ जस्ट वन कमोडिटी या वन गुड इज नॉट इन्फ्लेशन। किसी एक चीज़ की कीमत में इजाफा होना भी इन्फ्लेशन नहीं है। जैसे अभी आप जाएं, आप पूछें जी सेब कितने रुपए किलो, वो कहे जी 100 रुपए किलो। आप अगले दिन फिर जाएं, वो पूछे कितने रुपए किलो, वो कहे जी 110 रुपए किलो। तो आप कहें जी इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई होगी। तो ये आम लोग तो कहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन क्या है? एक दफ़ा जंप नहीं है, बल्कि परसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली जो है वो कीमतों में इजाफा है। और कीमतें भी किसी एक चीज़ की नहीं, बल्कि जनरल या एवरेज प्राइस लेवल जो है वो अगर बढ़ेगा और कॉन्टिन्यूसली और परसिस्टेंटली बढ़ेगा तो तब उसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इन्फ्लेशन को जाहिर सी बात है जब आप मेजर करेंगे तो उसके लिए जो चीज़ है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन रेट को हम फॉर एग्जांपल आईआर कह देते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्राइसेस इन करंट टाइम पीरियड माइनस prices in previous time period over prices in previous time period into 100। तो ये आपके पास इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। पीटी का मतलब है प्राइस लेवल इन करंट टाइम पीरियड, करंट टाइम। और पीटी -1 का मतलब है प्राइस लेवल इन प्रीवियस टाइम पीरियड। ठीक है ना जी। तो ये है। और ये जो पी है, पी का मतलब है प्राइस लेवल। और ये प्राइस लेवल कोई भी हो सकते हैं। प्राइस लेवल की बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे सीपीआई प्राइस लेवल है, एसपीआई प्राइस लेवल है, डब्ल्यूपीआई प्राइस लेवल है। इसी तरीके से आरपीआई प्राइस लेवल है, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारे क्या हैं? प्राइस लेवल कहलाते हैं ये सारे। सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एसपीआई कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, आरपीआई कहते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं ओवरऑल प्राइस इंडेक्स। ये ओवरऑल प्राइस इंडेक्स है, ओवरऑल
प्राइस इंडेक्स। तो ये बहुत सारे हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाते हम, लेकिन आपको यहाँ पे बताया था ना कि प्राइस लेवल जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाए, तो आप प्राइस लेवल पूछते हैं कि प्राइस लेवल क्या होते हैं, तो ये सारे प्राइस लेवल मैंने आपको समझाया है। तो आप किसी भी बेस पर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर ये सारे जो है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे पी हैं। तो पी का मतलब प्राइस लेवल है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट निकालेंगे तो इसका मतलब होगा सीपीआई इन करंट टाइम पीरियड माइनस सीपीआई इन प्रीवियस टाइम पीरियड ओवर सीपीआई इन प्रीवियस टाइम पीरियड इन 200। तो वो इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा जिस जो कि आपने सीपीआई की बुनियाद पर निकाला होगा। तो इनमें से किसी को भी आप प्राइस लेवल बना सकते हैं। तो पर इसकी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है हमें। तो अब यहाँ पर ये समझ आ गया कि अगर करंट टाइम पीरियड यानी ये वाला और प्रीवियस टाइम पीरियड सेम हो, यानी करंट टाइम पीरियड की प्राइसेस और प्रीवियस टाइम पीरियड की प्राइसेस सेम हो, तो फिर इन्फ्लेशन रेट 0% होगा, है ना। यानी पी टी, इफ पी टी इज इक्वल टू पी टी माइनस 1, तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 0%। ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे दूसरा कि अगर करंट टाइम पीरियड की प्राइसेस प्रीवियस टाइम पीरियड की प्राइसेस से ज़्यादा होंगी, तो फिर इन्फ्लेशन रेट क्या आएगा, वो पॉजिटिव परसेंटेज में आएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर करंट टाइम पीरियड की प्राइसेस कम होंगी प्रीवियस टाइम पीरियड की प्राइसेस से, तो इन्फ्लेशन रेट क्या आएगा, वो फिर नेगेटिव परसेंटेज में भी आ सकता है। तो इन्फ्लेशन रेट 0% भी हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव परसेंटेज। अच्छा जी, अब ये क्लियर हो गया आपको, और आपको ये भी समझ आ गया कि इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस लेवल का सहारा लेना पड़ता है, और प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट में क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको 3 स्टोरीज जो है वो समझा दी हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्फ्लेशन समझ आ गया। इन्फ्लेशन मैंने बताया कि एक टाइम जंप ले लें, अगर जनरल प्राइस लेवल यहाँ यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो ये इन्फ्लेशन नहीं है, और किसी एक चीज की कीमत में इजाफा भी इन्फ्लेशन नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं वो क्या है। तो यानी क्या क्या इन्फ्लेशन के क्या नुकसानात होते हैं, क्या मुज़मरात होते हैं, क्या नताइज होते हैं, वो देखते हैं। तो उसमें पहली चीज़ ये है जी, पहली चीज़ ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये पहली हेडिंग है। इसका मतलब ये है कि देखिए कि अगर प्राइसेस में इजाफा होगा तो उससे जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट्स में इजाफा होगा, कीमतों में चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा तो प्रॉफिट में इजाफा होगा। और इसका फ़ायदा किसको जाएगा, ये सप्लायर जो होगा, सप्लायर बेनिफिट में चला जाएगा, है ना, इस चीज़ के नतीजे में। लेकिन अगर प्राइसेस में इजाफा होता है तो प्राइसेस में इजाफा होने से जो रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रियल इनकम कम हो जाएगी। और रियल इनकम कम होने का मतलब ये है कि परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर वो लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और परचेजिंग पावर कम होने का मतलब ये है कि वो लेस करेंगे बाय, क्या करेंगे, लेस बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को पहले से वो कम खरीद पाएंगे। रियल इनकम किसे कहते हैं ये मैं इधर बता दूं। रियल इनकम कहते हैं जी इनकम
इनकम होती है हमेशा, जैसे मैं कहता हूँ मेरी इनकम है 1000 रुपया पर मंथ, ये इनकम है। इनकम हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में आएगी और मनी में आएगी। और रियल इनकम जब आप फाइंड करेंगे तो आप उसका फार्मूला ये होता है कि इनकम को आप डिवाइड कर दें प्राइसेस से, तो ये रियल इनकम आ जाती है। और फर्ज कर लें कि एक्स चीज़ की कीमत जो है वो 10 रुपये पर यूनिट है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रियल इनकम बताइए, तो आप कहेंगे जी रियल इनकम होगी 1000 रुपया डिवाइडेड बाय 10। तो ये आप इसको काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो ये 100 यूनिट्स ऑफ एक्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे प्राइस किसकी लिखी है, एक्स की लिखी है। तो 100 यूनिट्स ऑफ एक्स क्या होगा, ये रियल इनकम होगी। तो रियल इनकम हमेशा किस में शो होती है, रियल इनकम हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज में शो होती है, समझ आ गई। और इनकम जो होती है वो हमेशा मनी में शो होती है, जैसे यहाँ रुपीज में शो हुई है, ये किस में शो हुई है, एक्स में। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 1000 रुपया हो और वाई शय की कीमत या वाई गुड की कीमत जो है वो 200 रुपया हो, तो बताइए आपकी रियल इनकम क्या होगी। तो आप रियल इनकम फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ वाई गुड, तो उसका फार्मूला होगा इनकम, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो इनकम कितनी है, 1000 रुपया, और प्राइस ऑफ वाई कितनी है, 200। तो आपके पास कितना जवाब आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 50 यूनिट्स जो हैं वो आ जाएंगे किसके भला, वाई के। ठीक है ना जी। तो ये है स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई, किसकी भला, कि ये 50 होगा या 5, 5 मैंने कहा था, 5। तो 5 यूनिट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे किसके, वाई के। तो ये 5 वाई क्या है, ये रियल इनकम है। यही बता रहा हूँ कि अगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाए, यानी ये 10 रुपये थी एक्स की कीमत, और 10 से बढ़कर अगर ये कितनी हो जाए, 20 हो जाए, यानी प्राइस जो है वो 10 से बढ़कर 20 रुपये हो जाए, तो यही 100 रुपये का 1000 रुपये का नोट कितनी चीज़ें खरीद सकता है, तो वो कितनी आएगी, यानी 1000 डिवाइडेड बाय अब कितना हो जाएगा, 20। तो क्या जवाब आ जाएगा, तो 1000 को आप जब तकसीम करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 50x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे टेबल से समझ लीजिए कि जब प्राइस ऑफ एक्स 10 थी तो रियल इनकम कितनी आई थी, रियल इनकम आई थी 100x, 100x। और जब प्राइस जो है वो 10 से बढ़कर 20 हो गई तो रियल इनकम कितनी आई, 50x। तो इसका मतलब प्राइसेस के बढ़ने से जो रियल इनकम होती है वो कम हो जाती है। यानी वही 100 1000 रुपये का नोट पहले 100 यूनिट ऑफ एक्स खरीद सकता था, अब वही 1000 रुपये का नोट अब 50 यूनिट ऑफ एक्स खरीद सकता है। तो नोट वही है, इनकम वही है, लेकिन कीमतों के बढ़ने से रियल इनकम क्या हो गई है, वो कम हो गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब भी कीमतों में इजाफा होता है तो सप्लायर तो बेनिफिट में चले जाते हैं, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट उनकी क्या है, इनकम, तो वो तो फायदे में चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो कंज्यूमर हैं, उनको तो कीमतें बढ़ने की वजह से उनकी रियल इनकम क्या होगी, कम हो गई। और उनको क्या हुआ, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, और उनको क्या हुआ, उनको लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो तो फायदे में चले गए, सेलर बेनिफिट में चले गए, लेकिन जो कंज्यूमर है उनको लॉस हुआ। तो एक तरफ जो है वो इनकम, अमीर अमीर जो है वो अमीर तर हो गए और गरीबों को गरीब तर होते चले गए। तो इसका नतीजा ये निकला कि इनका इनकम जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यही मैंने बताया कि इन्फ्लेशन का एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा
कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो जाएगी। तो एक तरफ लोगों की आमदनियां बढ़ जाएंगी, ये देखें इनकी आमदनियां बढ़ गई, और इनके पास जो है इनकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो एक तरफ इनकम कम हो जाएगी, एक तरफ बढ़ जाएगी, तो ये होगा। ठीक है ना जी। तो आगे चलें, इसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है दूसरी जो चीज़ है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट्स, बीओपी पे पहले भी थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन ये अगले चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन आ रही है, फिर मैं उस पर फिर मज़ीद बात भी कर लूँगा। देखिए, जब भी प्राइसेस में इजाफा होता है, तो प्राइसेस में इजाफा आपके मुल्क में हो गया, आपके मुल्क में कीमतें बढ़ गई। जब आपके मुल्क में कीमतें बढ़ेंगी, तो आपके अपने मुल्क के लोग जो होंगे वो भी आपकी चीज़ों को कम खरीदेंगे, और आपके अपने मुल्क के बाहर के मुल्क के लोग भी आपकी चीज़ों को अगर मंगवाते थे तो वो पहले से कम मंगवाएंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें उनके लिए भी महंगी हो गई हैं। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको आपकी बाहर की चीज़ें आपको ज़रा सस्ती नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इन दोनों चीज़ों के नतीजे में जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिटोरिएट हो जाएगा, और डिटोरिएट हो जाएगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा कि एक्सचेंज रेट को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दूसरा फैक्ट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसका मतलब ये है कि कीमतों के बढ़ने की वजह से आपकी अपने लोगों ने भी आपकी अपनी मुल्क की चीज़ें खरीदनी बंद कर दी और बाहर से चीज़ें मंगवाना शुरू कर दी, और बाहर के लोग जो पहले शायद आपकी चीज़ें मंगवाते थे लेकिन अब महंगी होने की वजह से नहीं मंगवाएंगे, तो आपकी दोनों तरफ से आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना जी, ताकि आपका वो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा यानी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें, तो नेक्स्ट के अंदर ये है कि अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइसेस, सी जो है। अनसर्टेनिटी लिख नहीं रहा, अनसर्टेनिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइसेस, ये एक और कॉन्सिक्वेंस हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन का। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये है जनाब कि आपको अनसर्टेनिटी है, एक मुल्क में पहले ही महंगाई थी, और अगर आपको यकीन हो जाए कि फ्यूचर में भी वो शेयर नहीं मिलेगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग अभी से ही उसकी डिमांड में इजाफा कर देंगे, और जब उसकी डिमांड में इजाफा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके नतीजे में कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये महंगाई जो हो रही है, ये महंगाई एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन है, ये एक्सपेक्टेड महंगाई है, उसकी वजह से हो रही है कि लोग खुद अनसर्टेन है कि पता नहीं चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है ना जी, जिसका मतलब ये है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, तो ये एक्सपेक्ट करने की वजह से आप ये समझते हैं कि मुझे अभी खरीद लेनी चाहिए, और जब आप अभी खरीदने के लिए जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, जब डिमांड ज़्यादा करते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें बढ़ने के नतीजे में आपका ये वाला चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि अभी कीमतें बढ़ रही हैं तो पता नहीं मजीद आगे कितनी कीमतें बढ़ेंगी, वो और ज़्यादा कीमतें बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी जो है मजीद जो है वो कीमतों में क्या कर रही है, इजाफा कर रही है। तो ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी जो चीज है वो ये है कि ये है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की, मैं जो बात कर रहा था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है उसके नतीजे में, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है, यानी प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस जस्ट अ मिनट, प्राइसेस बढ़ती हैं, और प्राइसेस के बढ़ने के नतीजे में कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं
कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड प्राइसेस जिसे कहते हैं, कि ये मजीद बढ़ेंगी। उसके नतीजे में क्या होता है, जब ये पता हो कि मजीद कीमतें बढ़ जानी है, आपको पता चले कि पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ जानी है, अभी कीमत बढ़ी हो पेट्रोल की और पता चले मजीद बढ़ जानी है, तो क्या होगा? आप डिमांड ज़्यादा कर देंगे ना। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसके नतीजे में कीमतें फिर बढ़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है, इसके पीछे क्या है, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, जिसमें आप एक्सपेक्टेशंस की बेस पर कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना जी। और दूसरी चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है, जिसे हम कहते हैं, ये पहली बात है। दूसरी चीज को हम कहते हैं वेज प्राइस, वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल। अच्छा, वेज प्राइस स्पाइरल में ये होता है कि जब इसमें ये होता है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो लेबर यूनियन जो होती है, लेबर यूनियन, लेबर यूनियन डिमांड करती है, डिमांड क्या करती है कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाएं। डिमांड दी राइज इन वेजेस, वो कहते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, क्योंकि कीमतें में बढ़ने की वजह से हम उनकी जो परचेजिंग पावर है या उनकी रियल इनकम है मजदूरों की, वो कम हो गई है। वो ये क्लेम करते हैं। तो ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन के प्रेशर की वजह से वेजेस में इजाफा हो जाता है। जब वेजेस में इजाफा होता है तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वेज क्या है, कॉस्ट है प्रोड्यूसर की। कॉस्ट जब बढ़ती है तो वो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि आउटपुट कम प्रोड्यूस होगी जब कॉस्ट ज़्यादा होगी। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं, प्राइसेस जो है इसके नतीजे में प्राइसेस बढ़ जाती हैं। समझ गए? ये चीज़ होती है। तो अब ये देखें कि ये प्राइसेस बढ़ी और प्राइसेस के बढ़ने के नतीजे में लेबर यूनियन ने डिमांड की कि वेजेस में इजाफा करें, और वेजेस में इजाफा हुआ। वेजेस में इजाफा होने के नतीजे में प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट बढ़ गई। प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने आउटपुट कम प्रोड्यूस की, जिसके नतीजे में एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट जो है वो कम हो गई। और जब आउटपुट कम होगी तो सप्लाई यानी कम होगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतों के बढ़ने के नतीजे में फिर लेबर यूनियन उन्हें कहती है कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। फिर वेजेस बढ़ती हैं और वेजेस के बढ़ने से फिर कॉस्ट बढ़ती है, और कॉस्ट के बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होती है, और सप्लाई के कम होने की वजह से फिर प्राइसेस बढ़ती हैं। तो इसको कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल जैसे एक ऐसे स्पाइरल आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सा होता है, कि देखें यहाँ पर प्राइस की वजह से क्या हुआ, वेज बढ़ी है। देखें, वेजिस की वजह से फिर दोबारा प्राइसेस बढ़ी, फिर प्राइसेस की वजह से फिर वेजेस बढ़ी, फिर वेजेस की वजह से फिर प्राइसेस बढ़ी। तो प्राइस वेज, प्राइस वेज, प्राइस वेज, इसी तरीके से प्राइस वेज का एक स्पाइरल चलता है, स्प्रिंग जैसे होता है। और ये क्या करता है, कीमतों में इजाफा करता चला जाता है। ये तीसरी बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है वेज वेज बार्गेनिंग। वेज बार्गेनिंग, ये वेज बार्गेनिंग यही है जो मैंने अभी आपको समझाई, ये वाला पॉइंट। इसको वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं, इसको वेज बार्गेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि लेबर यूनियन इसमें जो फर्म्स होती हैं उनके साथ बार्गेनिंग करती हैं कि हमारी वेजेस में क्या किया जाए, इजाफा किया जाए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चीज़ जो है वो मैं सारी आपको बता चुका हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर भी बता चुका हूँ, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। तो बहरहाल जी, ये चीज़ें सारी हमें समझ आ गई हैं यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, इससे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है जी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज, सॉरी सॉरी
कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन नहीं पढ़ रहे, काइंड्स नहीं, कॉजेज। और दुनिया में सिर्फ दो ही कॉजेज हैं। एक को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कोई आपसे पूछता है कि दुनिया में या पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में महंगाई क्यों होती है, तो उसकी दो ही वजूहत है, इसके अलावा कोई वजूहत नहीं है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक को हम डिमांड कहते हैं, एक को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन आपकी किताब के अंदर जो कॉजेज लिखी हुई हैं वो तीन लिखी हुई हैं, तीसरी भी उसने लिखी हुई है। इसको उसने कहा है मनी सप्लाई ग्रोथ। ये तीन वजूहात उसने बताई हैं। मैंने आपको कहा कि दुनिया में इन महंगाई होने की या इन्फ्लेशन होने की सिर्फ दो ही रीज़न है, लेकिन इसने तीन कही हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरी है ये भी एक्चुअली पहली के साथ ही लिंक्ड है। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये भी तीसरी भी पहली ही है, लेकिन इसने जो कि तीन कर दी तो हम तीन ही कर लेते हैं, लेकिन है एक्चुअली दो ही, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी कौन सी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन इनके इन इनकी बेशुमार रीजन हो सकती हैं, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बेशुमार रीजन हो सकती हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बेशुमार रीजन हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों रीजन है किसकी भला, इन्फ्लेशन की। ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो है वो ये कि अब हमें ये समझना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है जी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? देखिए जी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, इसको मैंने कहा था कि इसको जीडीपी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट हैं वो एक दो तीन और ये चार कंपोनेंट हैं। इसका मतलब सी में इजाफा हो जाए, आई में इजाफा हो जाए, या जी में इजाफा हो जाए, या एक्स में इजाफा हो जाए, इनमें से किसी भी कंपोनेंट में इजाफा हो जाए तो इसका नतीजा ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने के नतीजे में क्या होगा, कीमतों में इजाफा होगा। इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी अगर दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि इसके पीछे क्या फैक्टर है, डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और डिमांड क्यों बढ़ रही है, जो डिमांड के एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट में से सारे बढ़ जाएं या कोई एक भी बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, और इस कीमतों के बढ़ने को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है हमारे पास क्या है, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन की काइंड्स नहीं है, ये इन्फ्लेशन की कॉजेज है। मतलब कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन की ये क्या है, कॉजेज हैं, उसकी वजूहात पे डिस्कशन कर रहे हैं, कॉजेज। तो ये दूसरा मैं कॉज पे बात कर रहा था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट क्या होता है, सॉरी, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट, तो कॉस्ट होता है जी रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि रेंट बढ़ जाए, वेज बढ़ जाए, इंटरेस्ट बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए, ये किस को शो करते हैं, इसका मतलब ये है कि इन सब के बढ़ने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कॉस्ट जब बढ़ेगी
तो कॉस्ट किसको अफेक्ट करती है? कॉस्ट जाके सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई कम होने से कीमतों पे क्या फर्क पड़ेगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी इन इन कीमतों के बढ़ने के पीछे क्या है? कॉस्ट है। और कॉस्ट किसको अफेक्ट कर रही है? जाके सप्लाई को अफेक्ट कर रही है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक है। और इस इन्फ्लेशन के पीछे क्या फैक्टर था? इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे कौन सा फैक्टर था? कि कीमतों में इजाफा किस वजह से हो रहा था? एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से। तो दोनों में आपको फर्क समझ आ गया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होते हैं, ये मैंने आपको डिसाइड कर दिया है, समझा दिया है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। अब हम इनको थोड़ा सा मजीद भी पढ़ लेते हैं, किताब से भी मैं आपको ये दिखा दूं सारी चीज़ें। ठीक है, बुक से भी आपको समझा दूं। ये देखिए, ये मैंने इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस तो समझा दिए हैं आपको। ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें यहाँ पे इसने बताया कि देर आर 3 मेन कॉजेज, और मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 2 कॉजेज ही हैं। ये आगे जाके इस बात को मान भी लेगा कि वाकई 2 ही हैं, और ये मैं आपको दिखा भी दूं कहाँ माना हुआ है इसने। ये देखें, ये जो तीसरा लिखा है ना, मनी सप्लाई ग्रोथ, इसने कहा दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये भी क्या है? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है। ठीक है ना जी, जो कि ये मैं बात करता हूँ अभी आपसे। तो बार दो मैंने कहा था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसने डिमांड पुल फैक्टर्स, कॉस्ट पुश फैक्टर्स और एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई, ये 3 फैक्टर बताए हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब 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 क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी से, यानी ज़्यादा होगी, तो उसके नतीजे में, यानी एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अभी यही बात बताई कि हाई एग्रीगेट डिमांड होगी किसके नतीजे में? इकोनॉमी की सप्लाई के नतीजे में। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से जो है वो ज़्यादा होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि कीमतें बढ़ जाते हैं। यही लिखी हुई है यहाँ पे बात। दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उस डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड में इजाफा होगा, यानी सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो उसके नतीजे में कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट के बढ़ने के नतीजे में फिर क्या होगा? प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। यानी जब आप एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड को पूरा करने के लिए, उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में फैक्टर्स के जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, यानी फैक्टर रिवॉर्ड में इजाफा हो जाएगा। फिर अगली बात ये है कि जब आप डिमांड को बढ़ाते हैं, डिमांड आपकी ज़्यादा होती है, आपकी आउटपुट की, आपकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा होती है, तो फिर आप क्या करते हैं? आपके मुल्क में चूंकि जितनी कैपेसिटी वो तो उतनी रहनी है ना, और आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी अपनी बड़ी हुई डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप की कैपेसिटी उतनी है, डिमांड आपने ज़्यादा है आपके मुल्क में, तो आप क्या करते हैं? आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक और डिमांड करते हैं, जिसे डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड में इजाफा होता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। और लेकिन डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होने की वजह से उनकी प्राइसेस में इजाफा होता है, और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और कॉस्ट के बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये कीमतें तो बढ़ रही होती हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है। यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है लेकिन कीमतें जो है वो बढ़ रही होती हैं, क्योंकि इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ती हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है फर्म की, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है और वो प्राइसेस में इजाफा कर देती है। लेकिन जब डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि बेरोजगारी कम हो जाती है। अच्छा जी, अब अगली बात ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फैक्टर्स में इसने यहाँ पर, मैंने तो आपको बताया था कि सी है, आई है, जी और एक्स है, जो एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स हैं वही डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फैक्टर्स हैं। इसने यहाँ पे 2 फैक्टर्स बताए हुए हैं,
एक है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब ये है कि आपके पास आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है, आपको पता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास दो ही चीजें हैं, या टी है या जी है, यानी टैक्सेस और स्पेंडिंग। अब जब गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है तो आप ये जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की टैक्सेस से या रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, यानी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रही होती है और टैक्स क्या होता है उसका कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में जब भी बजट फिस्कल डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी, तो उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो ये फिस्कल डेफिसिट का नतीजा ये निकलता है कि उस मुल्क के अंदर महंगाई हो जाती है। इसीलिए हमारे मुल्क में भी महंगाई है, क्योंकि हमारा बजट या हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बजट डेफिसिट में है। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा है, हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम है। और जी जो है किसका पार्ट है, आपको पता है कि जी किसका पार्ट है? जी जो है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, और एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, है ना। तो ये जी के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड पे फर्क पड़ता है। जी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ने तो फिस्कल डेफिसिट वजह बना डिमांड में इजाफे का, बढ़ने का, और उसके नतीजे में कीमतें बढ़ गई। फिर ये है अगली बात इसने बताई कि इंपोर्टेड एक्सेस डिमांड। अब ये चीज है कि अगर आपकी जो डोमेस्टिक आपकी जो ट्रेडिंग पार्टनर है, आप जिससे आप ट्रेड करते हो, उसकी इकोनॉमी के अंदर जो है एक्सेस डिमांड है, उनकी इकोनॉमी के अंदर, इन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी, है ना, उनकी इकोनॉमी, यानी आप फर्ज कर लीजिए कि आपका ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है, तो चाइना के अंदर फर्ज कर लें कि वहां पर जो है वो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है। जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा होगी चाइना में, तो वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके मुल्क से चीजें मंगवाएगा। जब आपके मुल्क से चीजें मंगवाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी तो इंपोर्ट होगी चाइना की, लेकिन आपकी क्या होगी, एक्सपोर्ट। तो आपकी चीजों की डिमांड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आपके मुल्क में भी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। और अगर मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा तो उससे ज्यादा भी बढ़ सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कि कॉस्ट के जो चारों फैक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक फैक्टर में इजाफा हो जाए या चारों बढ़ जाएं, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई कम होने के नतीजे में प्राइसेस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मेन सोर्सेज जो हैं वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के क्या है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसके चार हिस्से हो सकते हैं। एक को आप रेंट, कॉस्ट के चार कंपोनेंट है ना, ये चारों मिले तो कॉस्ट। तो इसकी जगह ये सारी, रेंट भी कॉस्ट है, वेज भी कॉस्ट है, इंटरेस्ट भी कॉस्ट है, प्रॉफिट भी कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे कॉस्ट की जगह पर ये चारों के वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी रेंट पुश इन्फ्लेशन, वेज पुश इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। तो ये चारों क्या है, ये चारों कॉस्ट को शो करते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर वेजिज में इजाफा हो जाए, रियल वेजेस में इजाफा, रियल वेजेस क्या होती हैं, देखें मैंने आपको बताया कि रियल इनकम का फार्मूला क्या है, इनकम ओवर प्राइसेस, ये क्या है, ये रियल इनकम का फार्मूला है। तो अब इनकम ये क्या है, ये रेंट भी तो इनकम है, किसकी, लैंड ओनर की। वेज भी तो इनकम है, लेबर की। ये इनकम भी है और ये कॉस्ट भी है। तो इनमें से अगर आप इनमें से किसी एक की बात कर लें, फॉर एग्जांपल आप कहें जी कि रियल वेज। अब इनकम क्या है, इनकम ये सारी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, और ये सारी कॉस्ट भी हैं। तो आप इनकम की जगह पे लिख लें वेज, तो वेज ओवर प्राइस कर देंगे, तो इसे हम रियल वेज कह देंगे, या रियल इनकम भी कह सकते हैं। इसी तरीके से वेज की जगह आप लिख लें रेंट, तो रेंट ओवर प्राइसेस क्या बन जाएगी, रियल रेंट बन जाएगा, समझ गए। तो किसी भी इनकम को, इनकम की शक्लें है ना, इनकम की क्या क्या शक्लें, इनकम की शक्ल रेंट है, इनकम की शक्ल वेज है, इनकम की शक्ल इंटरेस्ट है, इनकम की शक्ल प्रॉफिट है, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम भी हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉस्ट है। लेकिन
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, उनकी इनकम से, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कहते हैं कि रियल वेजेस बढ़ती हैं, रियल वेजेस बढ़ने का मतलब ये है कि प्राइसेस नहीं बढ़ती बल्कि सिर्फ वेज बढ़ती है। रियल वेज कब बढ़ेगी, ये देखें, वेज और रियल वेज का फार्मूला क्या होगा, रियल वेज इज इक्वल टू वेज ओवर प्राइस, ठीक है ना जी। तो अब रियल वेज कब बढ़ेगी, जब वेजेस में इजाफा होगा तो रियल वेज में भी इजाफा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्राइस सेम रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि और जब जब वेजेस बढ़ेंगी तो इसका नतीजे में कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर क्या नतीजा निकलेगा कि कीमतें बढ़ जाएंगी। ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, क्योंकि इसके पीछे फैक्टर क्या है, कॉस्ट। और कॉस्ट कौन सी बढ़ी है, वेज। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो कमोडिटी प्राइस मींस कि कॉस्ट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गैस की कीमत बढ़ जाती है, ऑयल की, फूड स्टफ की, तो उसके नतीजे में, या इंपोर्टेड आइटम जो कि आप उस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसके नतीजे में भी कीमतों में इजाफा हो जाता है। और अगला आखिरी पॉइंट ये है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का आखिरी फैक्टर इसने बताया कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर जाता है। जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन की दो ही वजूहात हैं, एक कॉस्ट पुश और एक डिमांड पुल, लेकिन इसने बताया कि तीन है। अब वो तीसरी जो बता रहा है वो भी अब देखें वही बात कर रहा है कि तीसरे का ताल्लुक भी किससे है, तीसरे का ताल्लुक भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन से ही है। अब इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर जनाब आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मनी सप्लाई का ग्रोथ रेट, यहाँ पे ये बात करें, ये जो थ्योरी दी है ये दी है मॉनेटरिस्ट्स ने। अच्छा, ये जो दोनों ऊपर बातें की हैं ये की थी केन्स ने, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कॉज ऑफ इन्फ्लेशन की ये दो जो चीजें बताई थी ये केन्स ने बताई थी, जेएम केन्स, ठीक है ना जी। और ये जो तीसरी बात बताई गई है ये कौन बताई, ये मॉनेटरिस्ट हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट का एक स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने बताया कि जी ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें मॉनेटरिस्ट कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये स्पेशल फॉर्म ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका मनी सप्लाई का ग्रोथ रेट होता है वो आपकी आउटपुट की ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो जाता है। यानी मैं इसको आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ, ये देखिए, ये तीसरा जो फैक्टर है वो उसने कहा मनी सप्लाई ग्रोथ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मनी सप्लाई ग्रोथ जो है ये फैक्टर, तीसरा फैक्टर है जो कि इन्फ्लेशन के हवाले से है। और ये किन्होंने बताया था, ये मॉनेटरिस्ट्स ने बताया था। और ये कहते थे कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का जो ग्रोथ रेट है, मनी सप्लाई ग्रोथ रेट जो है अगर ग्रेटर देन हो जाता है आपकी जीडीपी के ग्रोथ रेट से, तो क्या होगा, यानी इसका मतलब एक मुल्क में पैसे तो ज़्यादा होंगे लेकिन जो आउटपुट है उससे कम होगी, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि उस मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये है जो मनी सप्लाई की ग्रोथ के हवाले से इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन में क्या है, इजाफा होता है। और इसके लिए स्पेशली इन्होंने जो चीज़ बताई या जो थ्योरी इन्होंने बताई उसको हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको हम कहते हैं QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है ना जी। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है और ये क्या बताती है इसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ऐसे ही 2 मिनट के लिए ज़रा होल्ड कीजिएगा।
जी, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाले जो लोग हैं ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अदर फैक्टर्स remaining the same if the quantity of money is doubled, the price level is also doubled, but the value of money is halved. Similarly, if the quantity of money is halved, the price level is also price level is also price level is also halved, and the value of money is डबल्ड। ये है जी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का क्लासिकल वर्जन। ये कहते हैं कि अदर फैक्टर्स, ये कहते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, ये assumption है। इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी यानी m इज डबल्ड, द प्राइस लेवल इज आल्सो डबल्ड, बट द वैल्यू ऑफ मनी इज हाफ्ड। यानी इसका मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर हम m को डबल कर दें तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाएगी। ये इतनी बात कह रहे हैं। और दूसरे में फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ कर दें, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी को क्या कर दें, क्वांटिटी ऑफ मनी को क्या कर दें, क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ कर दें, तो ये कहते हैं कि प्राइसेस भी हाफ हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये देखें कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ कर दें तो प्राइस लेवल भी हाफ हो जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी डबल हो जाएगा। यही मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझा दिया ये सारी चीज़, ठीक है। ये चीज़ कह रहे हैं असल में। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया है, इन लोगों ने एक इक्वेशन यूज़ की है और उस चीज़ को ये कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। और ये इक्वेशन है एम वी इज इक्वल टू पी टी। अब ये एम वी इज इक्वल टू पी टी, एम का क्या मतलब है, एम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी और वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, पी का मतलब है प्राइस लेवल और टी का मतलब है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कहते हैं कि अगर, अब यहाँ पे था ना एक चीज़ कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये आया था यहाँ, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब ये है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अजम्पशंस,
तो अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस ऑफ क्यूटीएम दो हैं। पहला ये है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज सेम, और दूसरा अजम्पशन ये है कि जो टी है वो सेम है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज सेम। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज सेम, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द सेम। तो जो इन्होंने टी की बात की है, तो टी ट्रांजैक्शन की वजह इसने बताया सेम होने की कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। यानी क्यों सेम रहती है, तो उसकी वजह इन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो तो उसके ऊपर आउटपुट में मजीद तब्दीली नहीं आ सकती, इसलिए उसकी ट्रांजैक्शन में भी तब्दीली नहीं आ सकती, वो सेम रहेगी। और दूसरी जो चीज़ उसने बताई कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है, यानी वी जो है वो सेम है। उसकी वजह इन्होंने ये बताई कि शॉर्ट रन के अंदर जितनी मनी वो हेल्ड करते हैं वो सेम रहती है। यानी मनी होल्डिंग टू फाइनेंस मनी होल्डिंग टू फाइनेंस दी ट्रांजेक्शन्स, वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। इन शॉर्ट रन रिमेन द सेम। इस वजह से वो ये कहते हैं कि ये दो वजूहात बताई हैं। एक जो है वो वेलोसिटी क्यों सेम है और टी क्यों सेम है, यानी वी के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ये वी के ऊपर भी बार आ जाएगा और टी के ऊपर भी बार आ जाएगा। और इसकी वजूहात मैंने लिख दी कि ट्रांजैक्शन सेम होने की वजह जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से ट्रांजैक्शन सेम रहती है। और वेलोसिटी सेम होने की वजह ये है कि शॉर्ट रन के अंदर जितनी उन्होंने मनी होल्डिंग को उन्होंने रखना होता है उतना ही रखते हैं, उसमें तब्दीली नहीं आती। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इनके दो असम्पशन है कि वी भी कांस्टेंट रहेगा और टी भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, वी और टी दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो ये वी के ऊपर सॉरी तो वी के ऊपर भी आप बार का साइन लगा दें और टी के ऊपर भी लगा दें, तो दो कांस्टेंट हो गए। अच्छा, मजीद ये कि इस इक्वेशन से हम m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। m की वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा पी टी ओवर वी। अगर हम v की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो भी आ सकती है, वो है पी टी ओवर m। और अगर हम p की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो होगा एम वी ओवर टी। ठीक है ना जी। और इसी तरीके से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो होगा एम वी ओवर पी। तो इसका मतलब इन तीन कोई तीन पता हो तो चौथी फाइंड की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहते हैं इस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में, ये कहते हैं ये असल इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बताती क्या है, ये वही बताती है जो कि ये बताया हुआ है क्यूटीएम के अंदर। यानी क्यूटीएम जो है वो किस चीज को शो करता है, वो इस चीज को शो करता है। और ये चीज दोनों, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है वो इस पूरी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर देगी, ये जो मैंने इधर लिखी हुई है। और ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से फाइंड की है, ये हमने क्यूटीएम की स्टेटमेंट से फाइंड की है, ये वाली स्टेटमेंट से। ठीक है ना जी। तो इस चीज को हम जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि एम का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी टोटल आपके मुल्क के अंदर जितनी भी करेंसी इन सर्कुलेशन है वो आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी को शो कर रहा है। फिर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का क्या मतलब है, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड। मतलब एक 10 रुपए का नोट है, वो मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, और वो 10 रुपए का नोट जहां जहां जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता जा रहा है। तो जितनी दफा ये हैंड बदलता जाएगा वो उसको हम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कहेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मींस एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड। ठीक है। तो अब ये जो वर्जन इन्होंने कहा था कि एम को डबल करें तो पी डबल हो जाता है और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाती है। और फिर अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ करें तो प्राइसेस भी हाफ हो जाती हैं और वैल्यू ऑफ मनी डबल हो जाती है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। एग्जांपल लेके इस बात को समझ लेते हैं। एग्जांपल ये है
कि हम क्या कहते हैं कि m जो है वो फॉर एग्जांपल 100 है, और जो v है वो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है ना, और वो 1 है, और t भी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 है, और आपसे कहा जाता है फाइंड द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल फाइंड कीजिए, यानी p फाइंड करें। तो p का फार्मूला क्या होगा? p का फार्मूला आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। तो p का फार्मूला होगा p इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। तो ये v और t कांस्टेंट है, m कितना है 100 और v कितना है 1 और t कितना है 50। तो जवाब क्या आएगा? तो जवाब आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है ना जी, जवाब क्या आएगा आपके पास? 2। अच्छा, अब क्या होता है m को, अब आप जैसे इसने कहा था कि m को क्या करें, m को डबल करें, तो m को हम डबल करते हैं। m को हमने डबल करके कितना कर दिया? 200। लेकिन अजम्पशन क्या था? अजम्पशन ये था कि v और t जो है वो सेम रहेंगे। ये दो अजम्पशन, v और t क्या रहेंगे? सेम। तो v और t को सेम रखते हैं। तो v कितना है? v सेम है 1 और t बार क्या है? 50। अब दोबारा p की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा एम वी ओवर टी। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 1 ओवर 50। तो जवाब क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब पहले p आया था 2, अब आ गया 4। अब आपके सामने क्या सामने है कि जब हमने m को डबल किया तो p भी डबल हो गया। समझ रहे हैं ना? यही बात इसने कही थी कि m को जब आप डबल करेंगे तो p भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये देखें, इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड द प्राइस लेवल इज ऑल्सो डबल्ड। ये प्रूफ होगी बात। इस चीज को अगर आप चाहें तो यहां पर एक टेबल बना लें, ये प्राइस, ये m, और यहां पर वैल्यू ऑफ मनी। और वैल्यू ऑफ मनी फाइंड करने का फार्मूला है 1 ओवर p। तो m कितना था? 100। तो प्राइस यहाँ पे क्या आई थी? 2। और m कितना किया था? 200। तो प्राइस कितनी होगी थी? 4। अब वैल्यू ऑफ मनी फाइंड करें तो ये आ जाएगी 1/2 और ये आ जाएगी 1/4। 1/2 का मतलब है 0.5 आ जाएगी, और 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है 0.25। तो ये देखें, इधर देखें, m को जब हम डबल करते हैं, m को डबल करते हैं तो प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं, और वैल्यू ऑफ मनी देखें तो हाफ हो गई है। यही बात इसने कही थी कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? हाफ। ये बट द वैल्यू ऑफ मनी इज हाफ। ये यहां तक समझ आ गई? अब हम ये वाला काम करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ करते हैं। हाफ करेंगे तो पहले कितनी थी? 100। तो अब कितनी? 100 से क्या कर दें? 100 से कम करके हाफ कर दें तो 50 हो जाएगी। लेकिन v और t को वही रखना है, अजम्पशन है ना। v और t क्या रहेंगे? वही रहेंगे। ठीक है, तो ये वही रखे हमने। अब p की वैल्यू दोबारा फाइंड कर लें, तो एम वी ओवर टी, m कितना है? 50 इंटू 1/50 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब ये है कि आप देखें कि जब हमने इसको हाफ किया है तो प्राइस भी क्या हो गई? हाफ। यानी ये देखिए 100 से 50 पे आए हैं तो ये हाफ, तो 2 से 1 ये भी क्या हो गया? हाफ। और वैल्यू ऑफ मनी क्या आ गई? 1/1 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ मनी देखें ये डबल होगी, 50 से 1 पे आना डबल है। तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो हमें समझ आ जाती है। अब ये वाली, ये भी पॉइंट आ गया और ये पॉइंट भी आ गया। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब ये है कि जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करते हैं तो प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? हाफ। इसी तरीके से जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी को क्या कर देते हैं? हाफ करते हैं, तो प्राइस लेवल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ये आपके सामने 0.5 से 1 पे जाना डबल है। तो ये समझ आ गई सारी स्टोरी। तो ये है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक हो गया जी? यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दैट इज़ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अगली बात, आखिरी बात ये समझा रहा हूँ कि एक्चुअली
ये लोग जो है ये टॉपिक वैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको मैं बुक से समझा दूँ इस चीज़ को। ये यहाँ तक मैंने ये इसको कराया। ये एम वी इज इक्वल टू पी टी, इसको हम फिशर इक्वेशन कहते हैं, ये ज़रा ज़हन में रहे। या इसको हम फिशर इक्वेशन कहते हैं, या इसको हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। और ये किसने दी थी? फिशर ने दी थी, इसलिए इसको फिशर इक्वेशन भी कहते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दी, ये दो असम्पशंस भी समझा दिए कि वी कांस्टेंट है और ट्रांजैक्शन कांस्टेंट है। और फिर अगली कहानी, इसमें एग्जाम्पल तो नहीं दी हुई, लेकिन मैंने खुद एग्जाम्पल दे के भी आपको समझा दिया। ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। जो ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। अभी तक जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए प्लीज़। कोई इश्यू है तो बताइए प्लीज़। इश्यू क्या है? इश्यू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, मैं बता चुका हूँ। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है कि मनी सप्लाई का प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर मनी सप्लाई को डबल करेंगे तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी, मनी सप्लाई को हाफ करेंगे तो प्राइसेस भी हाफ हो जाएंगी। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ और आप पूछ रहे हैं। अच्छा, सवाल आ गया एक और। क्वेश्चन क्या है जी? सर बुक कौन से ऑथर की? शाबाश अभी हम तो आखिर में आए हैं। अभी आप बुक पूछ रहे हैं, अभी क्या किस ऑथर की? बुक जो है वो सीमा की है। वो आप अ, सीमा की बुक लेंगे, ठीक है जी। मैं आपको बुक ये दिखा भी देता हूँ जी। ये बुक है, ये वाली बुक है जी। ये 2011 वाला सिलेबस, और ये वाला आपने ले लेनी है। ये सीमा की बुक है, ठीक है जी। ये वाली लेनी है आपने बुक, ठीक है। ये वाली बुक लेनी है आपने, ठीक। ये सीमा की है। वैसे हमने ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हुई है, इसकी कॉपी करा के ना, सॉफ्ट। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलें जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।